साथियों, आप सभी का आर्या फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे आर्या फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए। साथियों, आज 12th के सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स में हमारा दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो दूसरे चैप्टर के पहले बिंदु प्रकाश का अपवर्तन के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। तो हम देखते हैं प्राय अपने दैनिक जीवन में कि अपवर्तन की बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। तो उनमें क्रियाएं हमारी आती हैं, जैसे कि रात के समय में तारों का टिमटिमाना। हम देखते हैं कि रात में तारे टिमटिमाते हैं या तारे झिलमिलाते हैं। उसका कारण भी क्या है? हमारा अपवर्तन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडल विभिन्न वायु गैसों की परतों से मिलकर बना है। तो जब प्रकाश किरणें, जो तारे से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं, विभिन्न तलों से या विभिन्न सतहों से गुजरती हैं, तो उनकी लगातार हर सतह पर अपवर्तन क्रिया होती है, जिस कारण किसी तारे का हमें अधिक चमकना और कोई तारा हमें कम चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका कारण हमारा अपवर्तन है। इसी का दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे तालाब में कोई पानी भरा हो, तालाब में पानी भरा है, तो हम देखते हैं कि पानी की या तालाब की जो वास्तविक गहराई है उससे पानी हमें कम गहरा दिखाई देता है। इसका भी कारण अपवर्तन ही है। ऐसे ही हम और भी दैनिक जीवन में उदाहरण है, जैसे अगर हम लें कि एक स्वच्छ जल में अगर हम एक छड़ डालें तो हम देखते हैं छड़ हमें प्रायः तिरछी दिखाई देती है। इसका भी कारण क्या है? हमारा अपवर्तन है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर देखते हैं या प्रायः देखते हैं कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। उसका भी कारण हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। तो ऐसे दैनिक जीवन में बहुत से प्रकाश के अपवर्तन के कारण उदाहरण हैं जिन्हें हम प्रायः देखते हैं और अनुभव करते हैं। तो इसी में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो साथियों, हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी तल से टकराता है, या हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या है कि यदि कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या है? यदि कोई प्रकाशित किरण या कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश
करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक स्वच्छ जल में हमने एक छड़ डाली तो हम देखते हैं जब हम एक साफ पानी में ऐसे छड़ डालते हैं तो छड़ प्रायः हमें ऐसे थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो आपने वाली किरण है, जो आपतित किरण है, वो वायु से जल में प्रवेश करती है। जब वो वायु से जल में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने पर माध्यम हमारे दो हैं, एक तो हमारा वायु माध्यम है, दूसरा हमारा जल माध्यम है। तो जब वो वायु से जल में प्रवेश करती है तो जल में प्रवेश करने पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए क्षण इस प्रकार से है, जब हम इसे देखते हैं वायु में तो ये सीधी दिखाई देती है, लेकिन जब किरण जल में प्रवेश करती है तो होता क्या है, वो किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, क्षण हमें थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त से कुछ समय तक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह अपने क्षैतिज मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है। जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्षैतिज मार्ग से थोड़ी सी हट जाती हैं, विचलित हो जाती है। इसी वजह से सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। तो क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। देखिए कैसे, देखिए आप, ये हमारा अभिलंब है N1 और N2 और A और B हमारा एक तल है। माध्यम 1 और माध्यम 2। तो यहाँ पे हम दो माध्यम, एक तो एक माध्यम ले रहे हैं, दूसरा हमारा माध्यम 2 है। अब देखिएगा, मान लीजिए कोई एक प्रकाशिक किरण आती है, कहाँ पर टकराती है? उसके आपतन बिंदु से टकराती है और टकराने के बाद क्या होता है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहने का अर्थ है प्रकाश किरण जानी किधर चाहिए थी? बिल्कुल इस लाइन में, इस प्रकार से जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, ये अपने मार्ग से हट गई। जाना क्या था? सीधी आ रही थी, बिंदु से टकराने बाद माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इस प्रकार से निकलना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने मार्ग से हट जाती है, यानी अपने मार्ग से दूर हो जाती है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरा अगर हम देखें तो इस प्रकार से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपने मार्ग अविलंब से दूर ही हटे, अविलंब के पास भी आ जाती है। देखिए कैसे, ये हमारा N1 और N2 अविलंब है। अब प्रकाशिक किरण हमारी ये आती है, इस प्रकार से प्रकाशिक किरण आती है और अविलंब की ओर झुक जाती है, जबकि जाना किधर चाहिए था? इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि अविलंब की ओर झुक गई। माध्यम 1 और माध्यम 2। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो स्थितियां प्राप्त होती हैं। दोनों चित्रों में हम देख रहे हैं, पहली स्थिति क्या है कि आपतित किरण अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर हट जाती है। दूसरा हमारा क्या है, आपतित किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों क्रियाएं उसके माध्यम पर निर्भर करती हैं। माध्यम हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला माध्यम होता है हमारा सघन माध्यम और दूसरा माध्यम होता है विरल माध्यम। तो हम कह सकते हैं कि पहले माध्यम को हमने सघन माध्यम मान लिया और दूसरा माध्यम हमारा क्या हो गया, विरल माध्यम। दूसरा माध्यम हमारा विरल माध्यम हो गया। तो हम पहले चित्र में देखते हैं कि जो हमारी आने वाली किरण है वो अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर हट जाती है। अगर इसी माध्यम को हम पलटते हैं, यानी पहले माध्यम को हम विरल माध्यम मान लें और दूसरे माध्यम को हम सघन माध्यम मान लें, तो हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में क्या होता है
कि जब सघन से विरल में प्रवेश करती है दूर हट जाती है, लेकिन जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश किरण माध्यम पर निर्भर करती है कि माध्यम हमारा विरल है या फिर सघन है, या माध्यम हमारा सघन या विरल है। तो इस द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन को समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश अपवर्तन क्रिया होती है और माध्यम परिवर्तित होने पर वह वस्तु हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। तो देखिएगा यहाँ आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये हमने अपवर्तन में भी पढ़ा था, परावर्तन क्रिया में भी पढ़ा था कि जो आने वाली किरण होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन के बाद जो किरण होती है, अपवर्तन क्रिया के पश्चात जो किरण होती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो जाएगी। इसी प्रकार से ये हमारी आपतित किरण हो गई, आपतित किरण, और ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो जाती है। दूसरा बिंदु जहां पर अपवर्तन की क्रिया होती है इसे हम कहते हैं आपतन, आपतन बिंदु। इसी प्रकार से इसमें ये आपतन बिंदु हुआ जाके आपतन बिंदु। अविलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। ये हमारा है आपतन कोण आई, आपतन कोण, कोण हो गया। और अपवर्तन के बाद अविलंब और किरण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है ये वाला, इसे हम कहते हैं स्मॉल आर। इस कोण को कहते हैं हम अपवर्तन कोण, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से दूसरे में देखते हैं तो ये हमारा हो गया आई, आपतन कोण, आपतन कोण, और ये हमारा हो गया स्मॉल आर, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, ये वाला। तो हम देखते हैं कि अपवर्तन क्रिया में किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपवर्तन क्रिया कब होती है? इसके दो नियम होते हैं। अपवर्तन क्रिया के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु अविलंब पर एक ही तल में हो। नियम क्या है? दूसरा नियम हमारा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन का प्रमुख कारण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। जैसे जब हम पहले माध्यम में होते हैं तब हमारी प्रकाश की चाल दूसरी होती है, जब हमारा माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल भी उसके साथ में बदल जाती है। जैसे इसका अगर हम एक उदाहरण देखें, उदाहरण क्या देखते हैं? मान लीजिए पहला माध्यम हमारा वायु है, या वायु, पहला माध्यम हमारा वायु है और दूसरा माध्यम हमारा जल है। तो वायु माध्यम में हम कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी। निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, लेकिन जब वह माध्यम में पहुंचती है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में पहुंचती है तो उसकी चाल परिवर्तित होकर कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हर माध्यम के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है,
निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है। c का मान आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। और जब किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल परिवर्तित हो जाती है। तो यही एक कारण है अपवर्तन क्रिया का। अब साथियों, अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक को हम बहुत सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितने गुना अधिक होती है या कितने गुना कम होती है, अपवर्तनांक कहलाता है। किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की चाल। किस पर? माध्यम के अनुसार कितनी अधिक होती है, कितनी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक की कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक है जब प्रकाश की चाल या जब प्रकाश निर्वात से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसमें प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। अर्थात देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? c, और माध्यम में प्रकाश की चाल v। तो c और v का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी n = c/v। यही हमारा क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए, दूसरा बिंदु हमारा है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक होता है यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हो जाती है तो v1 और v2 का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक v1/v2 है। तो हम कह सकते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक होता है 1 and 2 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v1। दूसरे माध्यम में कितनी है? v2। तो यहां से 1 and 2 बराबर हो गया v1/v2। तो यही हमारा क्या कहलाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। n1 का अर्थ क्या हुआ है? 1 and 2 का अर्थ हुआ जाके पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
अपवर्तनांक। ये क्या कहलाता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। और निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल की जो निष्पत्ति होती है वो हमारी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। साथियों अगला हमारा बिंदु है अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। अपवर्तनांकों के मध्य संबंध का अर्थ है कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष संबंध क्या है। देखिए उसे हम एक चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपतित किरण हमारे आपतन बिंदु से अपवर्तित होती है और अपवर्तित के बाद वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। अविलंब और आपतित किरण के मध्य कोण हमारा आई है और अविलंब और अपवर्तित किरण के मध्य कोण हमारा आर है। पहला माध्यम हमारा N1 है और दूसरा माध्यम हमारा N2 है। तो हम कहते हैं कि पहले माध्यम में से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम दूसरे माध्यम के मध्य संबंध क्या होता है। देखिए हमने अपवर्तनांक में जब अपवर्तन क्रिया में जब पढ़ा था तो अपवर्तन क्रिया में हमने पढ़ा था स्नेल का नियम कि अपवर्तन क्रिया स्नेल के नियम पर कार्य करती है। तो स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम कहता है कि 1n2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात होता है वो 1n2 के बराबर होता है। अब देखिएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कैसे। यदि आपतित किरण या जो आने वाली प्रकाशित किरणें होती हैं यदि इन्हीं किरणों को पुनः उसी मार्ग पर वापस कर दिया जाए। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं तो ये प्रकाशित किरण पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। इसे प्रकाश की उत्कीर्णता कहते हैं, यानी लाइट ऑफ रिवर्सिबल। तो लाइट ऑफ रिवर्सिबल में क्या है कि जो हमारा पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाशित किरण आती थी तो जो किरण अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य जो अपवर्तन कोण बनता है स्मॉल आर, वो उत्कीर्णता सिद्धांत के बाद यानी रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद वो हमारा आपतन कोण का कार्य करता है और आपतन कोण आई हमारा अपवर्तन कोण का कार्य करता है। तो देखिए कैसे 2n1 बराबर हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई। उत्कीर्णता सिद्धांत में हमारे आपतन कोण और अपवर्तन कोण परस्पर बदल जाते हैं। ये हमारा पहला समीकरण और ये हमारा दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का गुणा कर दीजिएगा तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। तो आई साइन आर तो 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो 1n2 बराबर हो गया 1 अपॉन 2n1। अब देखिएगा क्या निकल के आया संबंध कि 1n2 बराबर 1 अपॉन 2n1। यदि माध्यम हमारा मान लीजिए वायु है, यह माध्यम है और दूसरा माध्यम हमारा जल है यानी कि वाटर। दूसरा माध्यम क्या है, जल है। तो वायु के माध्यम या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा जाके देखिए तो क्या हो जाएगा कि ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1 अपॉन WNA, या हम कह सकते हैं कि WNA बराबर 1 अपॉन ANW। तो हम इस प्रकार से वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे माध्यम 3 हो वायु, जल और कांच, तब हमारे अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होता है देखिएगा। हमारी आपतित किरण वायु माध्यम से
जल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जब वायु से जल में प्रवेश करेगी तब हमारा स्नेल का नियम क्या होगा, जाके ANW इक्वल टू हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। इक्वेशन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा, अब दूसरा माध्यम हमारा क्या था, जल। अब किरण हमारी कहां से प्रवेश कर रही, जल से कांच में। जब जल से कांच में प्रवेश करेगी तो जो हमारी किरण वायु से जल में प्रवेश करने पर जो अपवर्तित किरण थी वो हमारी कांच के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी, और जो हमारा अपवर्तित कोण R था वो हमारा किसके लिए काम करेगा, आपतन कोण R के लिए काम करेगा। यह हम कह सकते हैं कि कोण R हमारे जल से कांच में प्रवेश करने पर वो आपतन कोण का कार्य करता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि WNG इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन R अपॉन, अब देखिएगा आपतन कोण तो हमें मिल गया R, लेकिन अपवर्तन कोण कितना है, R1 है। क्यों, क्योंकि हमारा माध्यम बदल गया, माध्यम हमारा जल से कांच है। जब हमारा माध्यम जल से कांच होगा तो हमारा अपवर्तन कोण हमने यहाँ पर R1 मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, साइन R1। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, किरण फिर कांच से किस में प्रवेश करती है, वायु में प्रवेश करती है। जब कांच से वायु में जाएगी फिर वही क्रिया होती है। तो जो हमारा अपवर्तन कोण कांच के लिए था वही जब कांच से वायु में जाता है तो वो हमारा आपतन कोण का कार्य करता है। और जब हमारी किरण कांच से वायु में जाती है तो हमारा अपवर्तन कोण कितना होगा, I होगा। क्यों, क्योंकि माध्यम हमारा स्टार्टिंग माध्यम कौन सा था, आपका वायु था। तो वायु में आपतन कोण हमारा I है कांच के लिए। तो GNA बराबर साइन R1 अपॉन साइन I। इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हम देखते हैं कि वायु से जल के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात हुआ, जल से कांच के अपवर्तनांक के लिए संबंध ज्ञात हुआ, और कांच से वायु के मध्य संबंध ज्ञात हुआ। समीकरण 1, 2 और 3 का गुणा कर देते हैं। तो ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन I। तो साइन I साइन I साइन R1 साइन R1 और साइन R साइन R। तो हमारे पास आ गया ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा WNG बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ANW इंटू GNA। हमने दो माध्यमों के लिए पढ़ा था कि GNA बराबर होता है 1 अपॉन ANG। तो हमारा यहां से हो जाएगा WNG बराबर ANG अपॉन ANW। तो ये हमारा वायु, जल और कांच के माध्यम के अपवर्तनांकों के मध्य संबंध है। इस प्रकार से अगर और भी हमारे अपवर्तनांक हों, या हम कह सकते हैं कि यदि हमारे अपवर्तनांक परिवर्तित होते रहते हैं तो उनके मध्य हम ये संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध क्या होता है, WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW। तो इस प्रकार से हमने माध्यमों के आधार पर अपवर्तनांकों के मध्य संबंध
ज्ञात किए। अगला हमारा बिंदु है अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता। कि अपवर्तनांक किस प्रकार तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे हमने अपवर्तन क्रिया में पढ़ा था कि अपवर्तन क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, चाहे हमारा माध्यम कोई भी हो, लेकिन उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तित क्या होती है, उसकी चाल परिवर्तित होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि माना कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, पहले माध्यम में v1 प्रकाश की चाल, मान लीजिए n1 में जो प्रकाश की चाल है वो कितना है, v1 है। n1 क्या है, पहला माध्यम है। और n2 में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, v2 है। तो n2 में प्रकाश की चाल v2 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2। जैसे अगर हम इसे समझें तो देखिए, ये हमारा माध्यम n1 है और ये माध्यम हमारा n2 है। आपतित किरण n1 माध्यम में आती है, आपतन बिंदु से टकराने के बाद या आपतन बिंदु से अपवर्तन के बाद वह n2 माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। मान लीजिए इस समय इस आपतित किरण की चाल v1 है और अपवर्तन क्रिया के पश्चात उसकी चाल परिवर्तित होकर v2 हो जाती है, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। n1 माध्यम में भी हमारी आवृत्ति न्यू है, ये हमारी क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति न्यू है। तो अपवर्तन क्रिया के बाद भी आवृत्ति उसकी न्यू ही रहती है, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है, चाल में परिवर्तन होता है, और चाल में परिवर्तन होने पर ही प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इफ v1 इक्वल टू न्यू λ1, λ1 क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। तो λ1 किसके लिए, माध्यम 1 के लिए। इसी प्रकार v2 के लिए क्या हो जाएगा, न्यू λ2, जहां λ2 क्या है, दूसरे माध्यम में। ये हमारा पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य है, हमारी तरंगदैर्घ्य है। पहले माध्यम के लिए λ1 है और दूसरे माध्यम के लिए λ2 है। क्योंकि हमारी प्रकाश की चाल परिवर्तित हो रही है, इसलिए तरंगदैर्घ्य में भी परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1n2 इक्वल टू न्यू λ1 अपॉन न्यू λ2। तो न्यू कैंसिल, तो 1n2 इक्वल टू हो जाएगा λ1 अपॉन λ2। यह हम कह सकते हैं कि 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। तो यही हमारी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की निर्भरता है अपवर्तनांक पर, कि 1n2 बराबर λ1 अपॉन λ2 प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं इस समीकरण के आधार पर कि हर माध्यम के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए प्रकाश की चाल और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को टच करिए और अपने व्यूज दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए।